हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत आ रहे हैं नेतन्याहू। उससे पहले जयशंकर जी ने मिडल ईस्ट में डबल मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जी हाँ, बताएंगे भारत ने कैसे दिखाया अपना कूटनीतिक पावर। वही चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, क्या डॉलर के बिना होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट। दोस्तों, भारत, चीन और रशिया ने निकाला तोड़, जिसके बाद ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ अमेरिका में बढ़ रहा है आक्रोश। दोस्तों, राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बड़ी खबर बताएंगे। ट्रम्प के नीतियों के विरोध में 46 अमेरिकी राज्यों में मच गया हड़ताल। फिर एक बार अमेरिका में शटडाउन का बड़ा खतरा। बड़ी खबर आपको बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी के बाद खौफ में दिखाई दिया ईरान। न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ा दी सिक्योरिटी एंट्री गेट को मिट्टी डालकर कर दिया बंद। जी हाँ, वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश पर हमले की बड़ी आशंका। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया सुरक्षा चेतावनी। लेकिन वही चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला की राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। दोस्तों, तो वहीं उन लोगों को बड़ी जानकारी देंगे जो सोने और चांदी खरीदने वाले हैं। दोस्तों, उनको रुकना चाहिए या फिर अब सही मौका है सोना चांदी खरीदने का। जिस प्रकार से एक लाख रुपए तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है चांदी और हजारों में गिरे हैं सोने। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की नंबर 1 कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले भारत के EAMS जयशंकर जी ने मिडल ईस्ट को टारगेट करते हुए डबल मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दोस्तों, उन्होंने नेतन्याहू के दौरे से पहले अरब देशों को पहले ही दिल्ली बुलाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी की गजब की कूटनीति का नतीजा है कि अरब देशों ने भारत को फलस्तीन का मसीहा मानना शुरू कर दिया है। भारत जो है वो आज यानी 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्री बैठक यानी कि IAFMM की मेजबानी की है। यह बैठक पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई। इसमें अरब लीग के सभी 22 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि यह बैठक जयशंकर जी की दिसंबर 2025 की इजराइल यात्रा और प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी की प्रस्तावित भारत यात्रा से के ठीक बीच में हो रही है। दोस्तों, इस बैठक के दौरान भारतीय EAM का एक ऐसा बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद और भी बढ़ गया है। दिल्ली पहुंची फलस्तीनी विदेश मंत्री वॉरजेन अगाबेकियन शाहीन ने सीधा और भावनात्मक कार्ड खेला है। उन्होंने जयशंकर जी से मुलाकात के बाद सार्वजनिक तौर पर अपील करते हुए कहा है कि भारत ही एक वो महान देश है जो इजराइल फलस्तीन जंग को रुकवा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इजराइल से दोस्ती और अरब देशों से रिश्ते उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्थ बनाते हैं। फलस्तीन ने भारत से गाजा के पुनर्निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की मांग की है। दोस्तों, यानी कि एक तरफ जहां भारत अपना इजराइल के साथ अत्याधुनिक हथियारों का सौदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर 22 अरब देशों को एक साथ मेज पर बिठाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं यानी एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित कर रहा है। जयशंकर जी ने यह साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया के उन चंद देशों में से है जो युद्ध के दो धुर विरोधियों से एक साथ हाथ मिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत अपना मिडल ईस्ट का नया पावर सेंटर कैसे है। तो आपको बता दें, अरब देशों के साथ बैठक की सह अध्यक्षता यूएई कर रहा है। जयशंकर जी ने साफ कर दिया है कि भारत जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा अहम प्लेयर है। वहीं भारत इस साल दोस्तों ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। जयशंकर जी इसे ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहे हैं, जहाँ अरब देशों का समर्थन भारत के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, सिल्क रूट को टक्कर। जी हाँ, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC को फिर से जिंदा करने के लिए अरब देशों का साथ लेना इस बैठक का गुप्त एजेंडा है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 पॉइंट ही मिडल ईस्ट में भारत को नया पावर सेंटर बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर जी जैसा फॉरेन मिनिस्टर ना कभी हुआ ना होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चौंका देने वाली बड़ी खबर बता दे।
ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है दोस्तों। भारत, चीन और रशिया मिलकर एक साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर डॉलर को चुनौती देगा, चैलेंज करेगा। इस सिस्टम के जरिए सदस्य देश जो भी हैं वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके आपस में व्यापार कर सकेंगे। अमेरिका द्वारा रशिया पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है दोस्तों। अब ब्रिक्स देश किसी भी विदेशी दबाव के बिना अपनी शर्तों पर कारोबार करने की तैयारी में है। ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ा फैसला अब लिया गया है दोस्तों, जिसका था सबको इंतजार। ट्रम्प को झटका देने का वो फैसला ले ही लिया गया। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें नई करेंसी बनाने के बजाय मौजूदा डिजिटल करेंसी को जोड़ा जाएगा। भारत का ई रुपया, चाइना का डिजिटल युआन और रशिया का डिजिटल रूबल ही एक ही तकनीकी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। इससे हर देश का अपने करेंसी पर पूरा कंट्रोल बना रहेगा और लेन देन भी बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए अब दुनिया को डॉलर आधारित स्विफ्ट नेटवर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली और बहुत अच्छी बात वो ये है कि इस पूरे मॉडल को तैयार करने में अपना भारत सबसे अहम भूमिका निभा रहा है, अहम रोल अदा कर रहा है दोस्तों, क्योंकि उसके पास पहले से यूपीआई जैसा सफल डिजिटल अनुभव मौजूद है। जी हाँ, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सिस्टम कैसे कार्य करेगा, तो आपको बता दें ब्रिक्स का ये पेमेंट सिस्टम मुख्य रूप से सेटलमेंट साइकिल और फॉरेक्स स्वैप लाइन पर आधारित होगा। इसका मतलब ये है कि हर छोटे लेन देन का भुगतान तुरंत करने के बजाय एक तय समय के बाद केवल अंतर वाली रकम का हिसाब होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो अगर भारत और चीन के बीच व्यापार होता है तो महीने के आखिर में सिर्फ बाकाया बैलेंस ही चुकाना होगा। इससे बार बार होने वाले ट्रांजैक्शन का खर्च बचेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम होगा। साथ ही साथ अगर किसी देश को दूसरे की करेंसी की ज्यादा आवश्यकता होगी तो सेंट्रल बैंक आपस में करेंसी बदल भी सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत अच्छा सिस्टम तैयार किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, रूस के 300 अरब डॉलर फ्रीज होने के बाद दुनिया भर के देशों में ये डर बैठ गया था कि अमेरिका कभी भी किसी भी क्षण डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और किसी के भी डॉलर को फ्रीज कर सकता है। जी हाँ, रशिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ जो हुआ उसको देखते हुए ब्रिक्स देश अब अपना सुरक्षित बैकअप तैयार कर रहे हैं ताकि अमेरिका के हाथ से इस कंट्रोल का डंडा हट जाए। ये डिजिटल सिस्टम न केवल व्यापार को आसान बनाएगा दोस्तों, बल्कि किसी भी आर्थिक संकट की स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनके आक्रामक रुख के बीच ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, ऐसे में कैसा लगा दोस्तों आपको ब्रिक्स देशों के बीच इजाद किए गए नए डिजिटल पेमेंट का प्रोसेस दोस्तों, जो बिना डॉलर के अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाएगा भारत के लिए? कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन ये मानता है कि डॉलर पर से निर्भरता कम होनी चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अंत में इस वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चल सके कि अब ब्रिक्स के थ्रू डिजिटल पेमेंट होगा। फिलहाल लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बढ़ रहा है आक्रोश। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान बता दें, उनके नीतियों के विरोध में 46 अमेरिकी राज्यों में बड़ी हड़ताल दोस्तों, मचा शटडाउन का खतरा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आयोजकों ने लोगों से नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग का आह्वान करते हुए देश भर में जनजीवन ठप करने की अपील की है। मिनेसोटा से उभरा ये आंदोलन अमेरिका के 46 राज्यों में फैल गया है। वहीं मिनियापोलिस में प्रदर्शनों की आक्रामक कवरेज से नाराज फेडरल एजेंटों ने संघीय कानून के उल्लंघन के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार डॉन लेमोन को गिरफ्तार कर लिया। लेमोन लॉस एंजलिस में ग्रैमी पुरस्कारों के कार्यक्रमों की कवरेज के लिए गए थे। वहीं आंदोलन के दौरान 7 जनवरी को फेडरल एजेंट की गोली का शिकार हुई रीनी गुड के पति की जांच के निर्देश के विरोध में मिनेसोटा स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के दर्जनों संघीय अभियोजकों ने इस्तीफा दे दिया। राइटर के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोल अधिकारियों की गोली का शिकार हुए अलेक्स पेट्री के मामले की जांच एफबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि कर दी है। बताया गया कि पेट्री इमिग्रेशन प्रवर्तन अभियान का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उन्हें कई गोलियां मार दी गई। इतना ही नहीं, पत्रकारों पर बड़ी कार्रवाइयों से भी नाराजगी बढ़ी है दोस्तों।
इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की कथित अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का उल्टा असर देखने को मिला है। ट्रम्प ने हुआवे जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका टेक जॉइंट्स को मजबूत करने की कोशिश की। वहीं अब यूरोपीय देश और अन्य राष्ट्र अपनी डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता घटा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण फ्रांस का हालिया ऐलान है दोस्तों। वहां सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम जैसे अमेरिकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को सरकारी विभागों से हटा लेने का फैसला किया है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इनकी जगह अपने घरेलू वीडियो प्लेटफॉर्म को अपनाया जाएगा। ये कदम न केवल सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित है बल्कि ट्रम्प की भू राजनीतिक और अस्थिरता वाली नीतियों का सीधा सीधा जवाब भी है दोस्तों। कुल मिलाकर अमेरिका की टेक कंपनियों की परेशानी बढ़ रही है। फ्रांस की सरकार ने 27 जनवरी 2026 को घोषणा की है कि 2027 तक सभी सरकारी विभागों में अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा। वीजियो को मुख्य टूल बनाया जाएगा जिसे इंटर मिनिस्ट्रियल डिजिटल डायरेक्टोरेट यानी डायनम द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। यानी कि सिर्फ टैरिफ के फील्ड में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आप देखें तो ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में उनके आक्रामक रवैये से अमेरिका को भारी से भारी नुकसान हो रहा है दोस्तों। हर एक देश जो कभी अमेरिका की बातों पर चला करता था आज अमेरिका से ही बगावत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की वजह से। जब यूरोप जैसे देश अमेरिका को छोड़ रहे हैं दोस्तों, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। अब ट्रम्प का ये टैरिफ वॉर करने लगा है बैकफायर। जूम माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों पर पड़ रही है बड़ी चोट दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ट्रम्प की आक्रामक नीतियों को लेकर? कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां अमेरिका के संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते 24 घंटों में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के इस्फहान शहर स्थित परमाणु केंद्र पर नई हलचल देखी गई। दोस्तों ये वही परमाणु संयंत्र है जिस पर पिछले साल अमेरिका ने हमला किया था और इसे भारी नुकसान पहुंचाया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर अंडरग्राउंड परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार को मिट्टी से भर दिया है। इसके साथ ही दक्षिणी प्रवेश द्वार पर भी ताजा मिट्टी डाली जा रही है जिससे वहां का रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाए। जी हम आपको अभी की लेटेस्ट जानकारी बता रहे दोस्तों। माना यह जा रहा है कि ईरान ये कदम अमेरिका के संभावित हमले से बचने के लिए उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद करीब 408 किलो संवर्धित यूरेनियम वाले भंडारण केंद्रों को अतिरिक्त सुरक्षा देना है। इससे पहले इंजीनियरिंग काम के लिए इस्फहान के इन प्रवेश द्वारों को अस्थायी रूप से खोला गया था। उस दौरान सुरंगों को बेहद मजबूत कंक्रीट से तैयार किया गया था ताकि किसी हमले का असर कम हो सके दोस्तों। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पूरे इलाके को लगभग किले में बदल रहा है। सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी दिखा है कि जमीन के ऊपर मौजूद उस इमारत में भी काम चल रहा है जहां पहले सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते थे। यह बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। अब ऐसे में दोस्तों मिडिल ईस्ट के आसमान पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल गहरा चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच तनाव अब उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका है दोस्तों जहां से वापसी का रास्ता केवल विध्वंसक युद्ध की ओर ज्यादा दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से मिल रही कड़क चेतावनियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की फौज ने भी न केवल आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है बल्कि अपनी मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने ताजा बयान में कहा है कि इस समय ईरान की ओर एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा रवाना हो चुका है और ये बेड़ा वेनेजुएला के लिए भेजे गए बेड़े से भी बहुत बड़ा है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान को डील करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की स्थिति देखी जाएगी। दोस्तों ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अमेरिकी सेना की तैनाती को ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में भी यही दावा किया गया है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट भी सहयोगी देशों को सौंप दिया है दोस्तों। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईरान ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने मिसाइलों, ड्रोन्स और नौसैनिक ताकत की तैनाती तेज कर दी है। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि उसकी उंगली पर ट्रिगर है और अमेरिकी हमले की स्थिति में पलटवार तय है, यानी ईरान भी पलटवार करेगा अगर अमेरिका ने अटैक किया तो। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें बांग्लादेश के लिए चौंका देने वाली खबर।
हिंसा की आग में जलेगा बांग्लादेश। चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को कर दिया अलर्ट, गाइडलाइन कर दी जारी। जी हां, अमेरिका ने बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों में अशांति और हिंसा की आशंका जताई है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने का मैसेज दिया है। अमेरिकी नागरिकों के लिए 7 पॉइंट की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान क्या सावधानियां बरतनी है। जी हां, बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को होने हैं। उसी दिन जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी होगा। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है, बांग्लादेश में माहौल गर्मा गया है। अशांति की छिटपुट घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे जैसे चुनाव का दिन पास आ रहा है, विरोध और आंदोलन बढ़ रहे हैं। ये विरोध कभी कभी हिंसा का रूप ले रहे हैं। बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर अत्याचार के आरोप भी सामने आ रहे हैं। कई माइनॉरिटीज लोगों की हत्या को लेकर बांग्लादेश में गुस्सा में है। ऐसे माहौल में ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी भी दी है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बताया गया है कि चुनाव के दौरान हिंसक या कट्टरपंथी हमले हो सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों सामने यूएस एम्बेसी ढाका की इस ट्वीट को देख पा रहे हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी जानकारी, किर्गिस्तान ने बड़ा कदम उठाया। भारत से पशु उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी। कहा बहुत है खतरा। बता दें, किर्गिस्तान ने निपाह वायरस के खतरे के मद्देनजर भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और दूसरे सबसे बड़े शहर ओश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की जांच भी कड़ी कर दी गई है। रशिया की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक भारत में फैल रहे निपाह वायरस को देखते हुए बिश्केक और ओश आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए सख्त संक्रमण नियंत्रण उपाय लागू कर दिए गए हैं। किर्गिस्तान के जल संसाधन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रेस सेवा ने कहा कि यह कदम भारत में निपाह वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। बिश्केक के मानस हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की विशेष कंप्यूटरों के जरिए तापमान की जांच की जा रही है। बुधवार को किर्गिस्तान के अधिकारियों ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर औपचारिक रूप से रोक लगा दी। किर्गिस्तान के मंत्रालय ने यह भी कहा है कि निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला की राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात। संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जैसा हुआ समझौता। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने भारत वेनेजुएला द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई। यह बातचीत उस समय हुई है दोस्तों जब आपको याद होगा, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के संबंधों में तनाव चल रहा है। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक सैन्य अभियान चलाकर मादुरो को उनकी पत्नी के साथ बंधक बना लिया था। अमेरिकी सेना दोनों को लेकर न्यूयॉर्क आई थी, जहां वे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सामने आप दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्सपर्ट ट्वीट देख पा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने पर सहमत हुए और हमारा साझा लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कच्चे तेल के विशाल भंडार पर नजर बनाए हुए हैं और उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं कर रहे। इसमें भारत भी शामिल है। उधर आपको बता दें, भारत का बजट अब सिर्फ घरेलू दस्तावेज नहीं रहा दोस्तों। IMF और वर्ल्ड बैंक की टिकी है निगाहें अमेरिका से ब्रिटेन तक दिखेगा इसका तगड़ा असर। बता दें, जब दुनिया युद्ध, महंगाई, ब्याज दरों और भू राजनीतिक तनावों से जूझ रही है, ऐसे वक्त में भारत का आम बजट सिर्फ घरेलू दस्तावेज नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम संदेश बनकर उभर रहा है, जिसका असर अमेरिका से ब्रिटेन तक दिखेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के बजट को इस सवाल से जोड़कर देख रही हैं कि क्या भारत वैश्विक मंदी के बीच स्थिरता का इंजन बन पाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें ऊंची है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में युद्ध जारी है, जबकि चीन की सुस्ती ने वैश्विक व्यापार को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत का बजट 2026 अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशेष महत्व हासिल कर चुका है दोस्तों। IMF और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत आने वाले वित्त वर्ष में भी 6.5 से 7% की विकास दर बनाए रख सकता है। यही वजह है कि वैश्विक एजेंसियां भारत के बजट में राजकोषीय घाटा, पूंजीगत खर्च, रक्षा व्यय और सामाजिक योजना पर खास नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों के मुताबिक विदेशी निवेशक ये
देखना चाहते हैं कि भारत जो है वो वैश्विक अस्थिरता और अस्थिरता के बीच कैसे निवेश अनुकूल माहौल बनाए रखता है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और ग्रीन एनर्जी पर बजटीय फोकस को वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगली खबर बता दें, दक्षिण अफ्रीका इजराइल आमने सामने क्यों, आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच बच गई दोस्तों। एक दूसरे के राजनयिकों को किया निष्कासित 72 घंटे का दिया वक्त दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इजराइल के उपराजदूत को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और उन्हें 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद इजराइल ने भी दक्षिण अफ्रीका के एक वरिष्ठ अधिकारी को देश छोड़कर जाने को कहा है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो दूतावास के प्रभारी अरियल सीडमैन को निष्कासित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक इजरायली सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का बार बार अपमान किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इजरायली अधिकारियों की यात्राओं के बारे में दक्षिण अफ्रीका को जानबूझकर सूचित नहीं किया गया था और इसे राजनयिक मानदंडों और नियमों का अस्वीकार उल्लंघन बताया। इजराइल द्वारा 2023 में अपने राजदूत को वापस बुलाए जाने के बाद सीडमैन दक्षिण अफ्रीका में सबसे वरिष्ठ इजरायली नागरिक है। वहीं बता दें, अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। आज शाम 5 बजे होगा शपथ संभव। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, जहां अजित के विभाग मांगे। बता दें, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। आज शाम 5 बजे शपथ ले सकती है दोस्तों, माना ऐसा जा रहा है, दावा ऐसा किया जा रहा है। अजित की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हो चुका है। अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पद था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस के पास रह सकता है। साथ में यह भी दावा किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों, सर्राफा बाजार में आज मचा हाहाकार। चांदी 1,30,000 और सोना 40,000 रुपए टूट गया। जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1,30,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में इस भारी गिरावट के कारण सर्राफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर गुरुवार रात करीब 8:30 बजे चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और इसमें अचानक आई गिरावट के बाद अब चांदी की कीमतें शुक्रवार रात 12 बजे 2,90,000 रुपए रह गई। इसी प्रकार सोने की कीमतों में भी इस दौरान 40,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और सोना अप्रैल वायदा अपने 1,93,000 रुपए के उच्चतम स्तर से गिर करके 1,52,000 तक लुढ़क गया। चांदी में 2011 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है, जबकि सोने की कीमतों में 2013 के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है दोस्तों। इस बीच ये थी भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।